हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर हम बात करें जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की या किसी और जेके एसएसबी एग्ज़ाम को उठा के देख ले आप, जहाँ पे भी साइंस का सिलेबस मेंशन होता है यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। हम इस क्लास को देखेंगे और हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये क्या होते हैं, डिटेल में भी देखेंगे। बस आपका एक काम है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लेना है। जो भी कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो मैंने तो यहाँ पे लाए हुए हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की पहले हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। डियर एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? आपसे क्वेश्चन में सिंपल वे में पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन है एलपीजी, केरोसिन, कोल और फायरवुड। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता है कि जो मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल है इंडिया में वो हमारे पास एलपीजी होता है, जिसे आप कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका आप घर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एलपीजी को हम क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये कॉमनली यूज्ड फ्यूल है टू पावर गैस बर्नर्स इन कुकिंग रेंज। चलो, ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या होता है। पहले तो ये बात कर लेते हैं, इट इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। ये प्रेशर के अंदर क्या होता है? लिक्विफाइड होता है एंड टर्न्स इनटू अ गैस वंस द प्रेशर इज रिलीज्ड। देखिए, आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना होता है? आपको इस टॉपिक में पढ़ना होता है रीन्यूएबल, ओके, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन डियर एस्पायरेंट्स, एक जगह पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उन्हीं को हम कन्वेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्स भी कहते हैं। और जो हमारे पास रीन्यूएबल होते हैं उनको नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास रीन्यूएबल होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं का ये दूसरा नाम है। फिर मैंने कहा एक नॉन रीन्यूएबल होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज। इतना समझ आ गया? ओके, आ गया होगा। अब देखें, बोर नहीं होना है, 1-2 मिनट आप देख लें मैं जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है एग्जामिनर? कन्वेंशनल सोर्स इनमें से कौन सा है और नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, या रीन्यूएबल कौन सा है या नॉन रीन्यूएबल कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं। सबसे पहले जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल्स पता क्या क्या आती हैं? इसकी एग्जांपल से हमारे पास डियर एस्पायरेंट्स सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ओके, विंड एनर्जी, ठीक है, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद बायोमास, उसके बाद टाइडल एनर्जी, ये सारी नोट करें, और बायोफ्यूल्स हो गए, और अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, ये इसकी एग्जांपल्स है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स है उसमें आता है कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। ठीक, अभी मैं इनमें डिफरेंस भी समझाऊंगा आपको। और हमारे पास यहाँ पे तो आपने ये चीज़ें नोट की होंगी। अब एक चीज़ और आपने समझनी है। देखिए, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है इनमें भी दो तरह से ये डिवाइड होते हैं। एक होते हैं कमर्शियल, ओके, क्या होते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कमर्शियल सोर्स कौन सा है और नॉन कमर्शियल कौन सा है। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। कमर्शियल में हमारे पास कोल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है, नेचुरल गैस आता है, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लिया करें, थर्मल पावर आता है, और फिर हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये किस में आते हैं? कमर्शियल में। बात करते हैं नॉन कमर्शियल की। यहाँ पे क्या आता है? फायरवुड आता है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम बात करें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। फायरवुड आता है, स्ट्रा जिसे आप घास फूस कहते हैं, ड्राइड जो हमारे पास डंग होता है, DUNG, काउ डंग की बात करें तो ये हमारे पास नॉन कमर्शियल में आते हैं। और ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, जिसे हम एक कमर्शियल कहते हैं और एक नॉन कमर्शियल। दोनों समझ आए? ओके, इतना आपको आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया विच मेथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा मेथड यूज्ड होता है प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, बाई बॉइलिंग द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, या बाई आयनाइजिंग वाटर, या बाई रनिंग डायनेमो, बाई काइनेटिक एनर्जी, या एनी ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स बाई रनिंग डायनेमो। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर की वो यूज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ये आपने याद रखना है कि यूज़ किया जाता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर। इतना समझ आया। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आपको याद क्या रखनी है, कई सारे जो एस्पायरेंट होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि जो रीन्यूएबल है, हम क्वेश्चन के साथ साथ ही इसको रिवाइज करेंगे जो आपने नोट भी करना है ताकि आपको थ्योरी कहीं से भी पढ़नी ना पड़े। तो नॉन रीन्यूएबल, ये जो रीन्यूएबल होते हैं ना, रीन्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म नहीं होते, एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर कंटिन्यूस, जो मैं बोल रहा हूँ लिखें आप, इवन आफ्टर कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन, मतलब हम जब इनको यूटिलाइज करते भी हैं तो ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल का ये पता चला आपको कि ये एग्जॉस्ट नहीं होते आफ्टर यूटिलाइजेशन भी। और अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें मैंने आपको बता दी, और सन भी है इसकी एक एग्जांपल, विंड भी है इसकी एग्जांपल रीन्यूएबल की, और टाइडल एनर्जी भी इसी की एग्जांपल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हमारे पास आ जाते हैं नॉन रीन्यूएबल। कौन से आते हैं? नॉन रीन्यूएबल। इनके बारे में क्या याद रखना है आपने, ऐसे रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। क्या कहा? कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। ठीक है, इमीडिएटली ये हमारे पास रिप्लेस्ड नहीं होते, वंस दे आर डिप्लीटेड। ठीक है, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड वंस दे आर डिप्लीटेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। क्या? फॉसिल फ्यूल की। देखिए ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाए ना फिर वहाँ से नहीं मिलते हमें। मान लेते हैं इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और हमारे पास कोल है, जैसे इसी में आते हैं कोल, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल में, नेचुरल गैस हो गया। ये हमारे पास जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक बार जहाँ से ख़त्म हो गए वहाँ से ये दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है बायोगैस का, अब आपको ये बताना था। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास बायोगैस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो भी हमारे पास आते हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, टाइडल एनर्जी, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी की सारी एग्जांपल्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है बायोगैस का, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मीथेन इज़ द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन का फार्मूला भी आपसे पूछ लेता है CH4। ठीक है, ये मीथेन का फार्मूला होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो हमारे पास रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उसमें मैंने एग्जांपल बता दी आपको, और नॉन रीन्यूएबल की भी बता दी। और जो हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें अगर हम इनकी, जैसे हम बात कर लेते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। जो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, यहाँ पे इनकी जब बात करते हैं इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होता है, इनका लो कार्बन एमिशन होता है। क्या होता है? लो कार्बन एमिशन होता है और लो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इसका कंपैरेटिवली क्या होता है, हायर कार्बन फुटप्रिंट होता है और कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है, तो उससे फिर इसका अफेक्ट भी हमारे पास ज़्यादा ही होता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखें व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, और कौन कौन से मेन कंपोनेंट है बायोगैस की। बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर एन एरोबिक कंडीशन। अच्छा, मैंने आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ाया था प्लांट में, मैंने आपको पढ़ाया था एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर एन एरोबिक कंडीशन में ये हमारे पास प्रोड्यूस्ड होती है, और जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास डिनोमिनेटेड होता है एज एन एरोबिक डाइजेशन के तौर पे। ठीक है, फिर क्या होता है, जो मेजर कंस्टिट्यूएंट हैं बायोगैस के उनमें मीथेन आता है जो हमारे पास 55 से 70% होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो 30 से 45% होता है। फिर कुछ ट्रेसेस ऑफ गैसेज है जैसे H2S एंड अमोनिया। ठीक है, NH3, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोड्यूसेस एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एट वेरियस लेवल्स इन ओशन, कि इनमें से कौन सा जो है प्रोड्यूस करता है एनर्जी, किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वेरियस लेवल्स इन ओशन में। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। तो डियर एस्पायरेंट्स, ओशन थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। तो ये किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया विच एनर्जी सोर्स इज़ द लार्जेस्ट सोर्स यूज्ड इन इंडिया, CNG, LPG, कोल, बायोगैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोल की तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव, कि किस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टाइडल एनर्जी में। जो टाइडल एनर्जी है ना, द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टाइड्स, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो टाइड्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हेयर द काइनेटिक एनर्जी जो होती है टाइड्स की वो कन्वर्टेड हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको ये भी पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू जिसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होती है, जो मोशन की वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे लिए, LPG, न्यूक्लियर, सोलर, CNG। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोलर एनर्जी, यानी जो हमें सन से मिलती है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। ठीक है, देखिए आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ये याद रखना है, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में हमने बात की ना, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं किसको, ये नोट कर लें, कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, नोट करें आप जो मैं बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। जो हमारे पास फॉलिंग वाटर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। कौन, हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, इतना समझ आया, ये नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ उसे। फिर हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो गई। बायोमास क्या होता है, ये टर्म भी पूछी जाती है, बायोमास। देखिए बायोमास क्या होता है, द वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स। जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है ना लिविंग थिंग्स का, उसको क्या कहते हैं, बायोमास, वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे पास लिविंग थिंग्स का। ठीक है, जैसे कैटल डंग की बात करें हम, ठीक है, जो कैटल डंग होता है उसकी बात करें हम, ठीक, एंड डेड पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, ठीक है, काउ डंग की भी बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है बायोमास, और जो एनर्जी इससे ऑब्टेन्ड होती है उसे कहते हैं हम बायो एनर्जी। इतना समझ आ गया। चलिए, यहाँ पे एक टर्म और आपसे पूछी जाती है बायोगैस के बारे में। अभी हमने बात करी थी ना कि बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस की जब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो बायोगैस जो है ये एक मिक्सचर होता है मीथेन का। अभी हम बात कर रहे थे मीथेन क्या है हमारे पास, CH4 का, ये मिक्सचर है मीथेन का। ओके, यहाँ पे आपने याद रखना है बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद आपने याद रखना है सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद आपने याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसके मिक्सचर से हमारे पास बनती है। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो विंड एनर्जी होती है, एक हमारे पास विंड एनर्जी भी होती है, और विंड एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल में ही आती है। ठीक है, विंड एनर्जी की बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कौन सा है, तो ये हमारे पास विंड एनर्जी होती है। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, मैं वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स, आपने एक सोलर कुकर भी पढ़ा होगा, इसमें सोलर सेल्स किसके बनते हैं, तो सोलर सेल्स बनते हैं आर मेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बनते हैं सिलिकन से। किसके बने होते हैं, सिलिकन के और गैलियम और जर्मेनियम से, लेकिन सिलिकन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो मॉडर्न आजकल के सोलर सेल से ये बनते हैं सेलेनियम से। ठीक है, सेलेनियम से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। ओके,
तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको पता है एक सोलर कुकर होता है जिसमें सोलर जो हमारे पास लाइट होती है उससे मतलब उसमें आप खाना भी पका सकते हैं, कई लोग उसका यूज़ भी करते हैं। और उसमें एक मिरर जो लगा होता है, वो मिरर नॉर्मली यूज़ किया जाता है सोलर कुकर में, किसके लिए? ट्रैपिंग करने के लिए सोलर एनर्जी को। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी साथ साथ देखेंगे। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल व्हेन दे आर पम्प्ड, कूल्ड, बर्न्ड, प्रेशराइज्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बर्न्ड। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कब रिलीज होगी? जब वो जलेंगे, यही बात है ना। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स बिकॉज दे रिलीज हीट एनर्जी when they are burnt, और they are fossil fuel because they were formed from the remains। किससे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो बिलियन ऑफ ईयर अगो क्या हो गए, ज़मीन के अंदर दब गए। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जब सड़ गल जाएंगे तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। फिर आपको पता है यहाँ पे आप देखेंगे ऑयल निकलता है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे पास इन्हीं लिविंग थिंग्स के वहाँ पे ब्राइड होने से, फिर इनके सड़ गल जाने से उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फॉसिल जो हमारे पास होते हैं इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। ये भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन द वर्ल्ड इज, कि सबसे ज़्यादातर जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होते हैं वर्ल्ड में वो कौन से हैं? थोरियम 232, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे द मोस्ट यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल इज़ यूरेनियम 235। इट इज़ रेडियो एक्टिव मेटल, और न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम डू नॉट बर्न टू रिलीज एनर्जी, इंस्टेड द फ्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ये आपने याद रखना है। चलिए, द ब्लेड्स इन विंड टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू नसीले, टॉवर, फाउंडेशन, स्ट्रिंग। आपने विंड मिल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमारे पास विंड एनर्जी इससे क्या होती है? क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया कि हमारे पास जो ब्लेड्स इसमें यूज़ होते हैं वो क्या हैं? तो अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेस्ले। नेस्ले इज ए कवर होसिंग दैट होसिज ऑल ऑफ द जनरेटिंग कंपोनेंट्स इन ए विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन हैव ह्यूज ब्लेड्स माउंटेड ऑन ए टॉल टॉवर। ओके, और फिर आपने याद रखना है जो ब्लेड्स होते हैं ये जुड़े होते हैं नसीले के साथ, और इसी तरह से जो नसीले होता है विंड टर्बाइन में वो हेल्प करता है टू वर्क द विंड टर्बाइंस में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो विंड होती है ना, अगर हम बात करते हैं इवन जो हमारे पास ये विंड मिल बनाए जाते हैं विंड एनर्जी को हमारे पास क्रिएट करने के लिए, फिर क्या होता है कि जो हमारे पास इन ब्लेड्स का जब ये ब्लेड स्पिन्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ये क्या क्रिएट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वजह से होती है। किसी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन आता है, फिर ये ब्लेड्स क्या होते हैं? रोटेटिंग होते रहते हैं। फिर इसी तरह से क्या होता है कि हमारे पास नसीले होता है, वो उसका जो शाफ्ट होता है वो टर्न होता है एक जनरेटर में, एंड उसमें एक जनरेटर लगा होता है नसीले में, जो कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को किस में? काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंट्री विंड मिल के नाम से जाना जाता है, विंड एनर्जी के नाम से? तो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है, और ये JKSSB ने पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन द प्रोडक्शन ऑफ वेव एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। देखा, द वाटर इन द सी, जो वाटर होता है सी में वो राइज करता रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि जो इन द प्रोडक्शन ऑफ वेव एनर्जी, जो वेव्स एनर्जी में की प्रोडक्शन है उसमें कौन सी एनर्जी जो है, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ होती है? तो मैंने कहा आपसे काइनेटिक एनर्जी। वाटर जो होता है समुद्र के अंदर, वो जब राइज होता है और फॉल होता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? वेव्स ऑन द सरफेस की वजह से। और वेव मैकेनिक्स मशीन्स जो होती हैं हमारे पास, ये यूज़ द काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करती हैं इस मूवमेंट में टू ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को। ठीक है, और वेव एनर्जी आल्सो नोन एज ओशन एनर्जी भी इसे कहते हैं। और वेव एनर्जी इज इसेंशली पावर ड्रॉन फ्रॉम वेव्स। तो ये आपने याद रखना है। ओके, यहाँ पे एक टर्म आपने देखी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं? देखें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की बात करें, ये एक ऐसी मशीन है जो कन्वर्ट करती है, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को किस में? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये जनरेटर आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर्स जो रिक्वायर्ड होती है ऑटोमोबाइल्स के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए, शिप्स के लिए, ट्रेन्स के लिए। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय बायोमास,
फॉसिल फ्यूल, सन, विंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सन। जो एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट जो हमारे पास होती है, ये ऑब्टेन्ड किससे होती है? सन से होती है। ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय सन। किससे ऑब्टेन्ड होगी? सन से होगी। और सनलाइट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और सुबह सवेरे जो आप सनलाइट के सामने बैठते हैं तो विटामिन डी उससे मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है। सन एनर्जी वार्म्स द प्लैनेट सरफेस पावरिंग टाइटेनिक ट्रांसफर्स ऑफ हीट एंड प्रेशर्स इन वेदर पैटर्न्स एंड ओशन करंट्स। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज वाट, किलोग्राम, न्यूटन, जूल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ओके। और मैट्रिक जो हमारे पास यूनिट मेजरमेंट फॉर एनर्जी ऑफ वर्क इक्वल्स टू ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रैप्ड हीट इनसाइड द अर्थ इज नोन एज हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या होगी? जियोथर्मल एनर्जी, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ और इट इज़ क्लीन एंड सस्टेनेबल। ओके। रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम द ग्राउंड टू वाटर एंड हॉट रॉक। और जो टर्म जियोथर्मल है, जियो का मतलब ही क्या होता है? अर्थ। जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ। थर्म का मीनिंग क्या होता है? हीट। ये आपको पता होना चाहिए। और ये ओरिजिनेट हुई है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो थ्योरी इज रिलेटेड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन सी थ्योरी जो है रिलेट करती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से? गेम थ्योरी या फिर फ्लोगिस्टन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, हॉटलिंग थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हॉटलिंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये थ्योरी प्रपोज की थी हरोल्ड हॉटलिंग ने। और दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ओनर ऑफ नॉन रिन्यूएबल sources will only produce a supply of their product if it will yield more value when compared to other financial instruments available to them on market like bonds and interest bearing securities। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, हॉटलिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ कोल इज। प्राइमरी कंपोजिशन क्या होती है कोल की? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द प्राइमरी कंपोजिशन जो है हमारे पास कार्बन है। जो हमारे पास प्राइमरी कंपोजिशन होती है कोल की, वो कार्बन होती है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कोल जो होता है ये एक नेचुरली फाउंड फॉसिल फ्यूल होता है जो बनता है बाय द एनएरोबिक डिके ऑफ प्लांट लाइफ टेकिंग प्लेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एनएरोबिक होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के बगैर, मतलब ऑक्सीजन की कमी में जो हमारे पास डिके होता है प्लांट का, मिलियन ऑफ ईयर्स में अगर ज़मीन के अंदर दब जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तो होगी। और कोल नेचुरली बनता है, ये एक फाउंड फॉसिल फ्यूल बनता है। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड्स बाय कोल माइनिंग से इसको निकाला जाता है। और प्राइमरी कंपोजिशन कोल की कार्बन ही होती है, वाइल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कम्स अंडर सेकेंडरी कंपोजिशन। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं कोल के बारे में आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कोल में हमारे पास कौन कौन सा कोल होता है। एंथ्रासाइट कोल होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास होता है बिटुमिनस कोल। कौन सा? बिटुमिनस कोल। ओके। उसके बाद हमारे पास होता है सब बिटुमिनस, ठीक है, सब बिटुमिनस। ये हमारे पास कोल की टाइप्स है। और एक लिग्नाइट भी होता है। अब बात ये करनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन कंटेंट की परसेंटेज पूछी जाती है। तो जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट में ये 86% से लेकर 97% में हमारे पास क्या होती है? कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है, ठीक है। और ये हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू होता है एंथ्रासाइट। ऑल रैंक कोल मतलब हाई क्वालिटी कोल भी मानते हैं इसको। फिर बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में हमारे पास लगभग 45 से लेकर ये कुछ 86% कार्बन परसेंटेज इसमें होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होता है सब बिटुमिनस कोल। तो उसमें अगर हम बात करें तो 35 से 45% इसमें कोल की कार्बन की परसेंटेज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट था। और एक लिग्नाइट भी होता है, ठीक है। लिग्नाइट कोल जो होता है वो सॉफ्ट कोल भी होता है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया इज कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ऑयल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोल। कोल जो है ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी इज। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नीदर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि हमारे पास ये क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डैश इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, यूरेनियम, थोरियम, एयर, फॉसिल फ्यूल्स, किसका यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है मैंने बता दिया, रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो जो हमारे पास ज़मीन के अंदर जो पौधे जानवर दब जाते हैं कई सालों के बाद, फिर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं थर्मल पावर प्लांट में। थर्म क्या होता है? थर्म का मतलब हीट होता है, और थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे हीट क्या होती है, हीट जो एनर्जी होती है प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश कॉजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स, विनस, प्लूटो, सन, मून। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर है मून। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून कॉजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल, ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द टावर हाइट्स, डिपेंड ऑन विंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन डज नॉट डिपेंड ऑन विंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन ट्रीज सराउंडिंग इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। जो पावर जनरेटेड होती है विंड विल में, वो डिपेंड करती है विंड विल की, जो हमारे पास विंड की वेलोसिटी है उस पर। कार्बन डाइऑक्साइड काजेज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काज करता है? वाइट हाउस इफेक्ट, रेड हाउस इफेक्ट, ब्लैक हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड काज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग कार्बन डाइऑक्साइड 76% यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 76% जो हमारे पास टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें इसका ज़्यादातर ये पाया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और मीथेन जो होता है वो लगभग 16% उसका रोल है इसमें। और बाकी भी हैं कंट्री जो हमारे पास, अगर हम बात करें कुछ और भी गैसेज आती हैं तो वो मैंने पहले भी आपको पढ़ाई हुई हैं लास्ट क्लास में, तो आपने वो क्लास देखी होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोगैस इज आल्सो नोन एज, बायोगैस किस नाम से जानी जाती है? फ्यूल गैस, इथेन गैस, गोबर गैस, पेट्रोलियम गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोबर गैस के नाम से ये जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस इज आल्सो नोन एज बायोगैस और इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कुकिंग पर्पसेज एंड इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, कोल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की हैं। दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन पता है किस तरह का आता है? आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, या पूछा जाएगा कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल है। दोबारा से बता देता हूँ, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं हमारे पास। इनको पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, कोल, पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल की बात करें। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था एक कमर्शियल होते हैं और एक नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में हमारे पास कोल आता है, कमर्शियल में कोल आता है, पेट्रोल आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, नेचुरल गैस आता है, थर्मल पावर प्लांट्स या जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट। और फिर हम बात करें नॉन कमर्शियल में हमारे पास फायरवुड। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रॉ, काउ डंग, ये वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और नॉन कन्वेंशनल में अगर हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल में जिन्हें आप रिन्यूएबल भी कहते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद टाइडल एनर्जी, बायोफ्यूल, और फिर हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी भी साइंस के 4-5 जो टॉपिक है वो मैंने बनाए हैं, वो आप देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, अच्छे से आपको समझ आएगी। बाकी अगर नए हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।